नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में किसान कल्याण एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि रूस यूक्रेन संकट के बीच भी देश के किसानों को फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने देगी सरकार। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत। इंडियन पोटाश लिमिटेड ने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड के साथ खेती किसानी में काम वाले MOP की सप्लाई के लिए किए समझौते पर हस्ताक्षर। इजराइल की कंपनी 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए 6 से 6.5 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक मात्रा के साथ MOP की करेगी आपूर्ति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 64 पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। 2 लोगों को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 54 को मिला पद्मश्री। कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किसान सेठपाल सिंह और पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाली केरल की सुषमा को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में किसान कल्याण एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों की आय बढ़े और उन्हें उच्च गुणवत्ता के बीज मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीज बैंकों द्वारा सरकार किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बीज उपलब्ध करवा रही है। आने वाले समय में किसानों की इनकम भी बढ़े और उच्च गुणवत्ता के बीज किसान को मिले और साथ ही उसके बाद में कंज्यूमर तक उच्च गुणवत्ता के बीज पहुंचे। और इस दृष्टि से सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए हमारे सीड बैंक और जैसा कि सर्टिफाइड सीड है, फाउंडर सीड है और जो सीड है उसको किसान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसमें वैसे ये सीधा राज्य का विषय है और राज्य को ही सीड है वो उनको सप्लाई करना होता है, लेकिन भारत सरकार डायरेक्ट नहीं उसको सपोर्ट करती है। और जिसमें इन्होंने तमिलनाडु का स्पेशल पूछा है, तो तमिलनाडु को विभिन्न योजनाओं के तहत, जैसा कि बीज ग्राम जो हमारा बीज ग्राम है उस योजना के तहत है, बीज अवसंरचना के लिए भी है, राष्ट्रीय बीज रिजर्व के लिए और गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण के लिए हमने तमिलनाडु को 73.84 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में अवेलेबल करवाए। और इसके तहत हमारी कई योजनाएं चल रही है, जिसमें सबमिशन ऑन सीड एवं सप्लाई प्लांटिंग मटेरियल, जिसके अंदर सीड विलेज प्रोग्राम हमारा है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन वो भी इसके अंदर चलता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत दलहन और तिलहन के अंदर भी हम बीज का सब्सिडी के आधार पर उनको सीड अवेलेबल करवाते हैं। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जो RKVY योजना है, उसके तहत भी राज्य से जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आते हैं उसके आधार पर योजना के माध्यम से हम देश भर के अंदर सभी राज्यों को सीड है उसकी अवेलेबिलिटी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार को पूर्ण रूप से राज्यों का सपोर्ट करता है। कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि ICR द्वारा तैयार बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार बीजों पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। कई ऐसी वैरायटियां जो बहुत पुरानी वैरायटियां हैं और उनकी किसानों के वहाँ पर कुछ वैरायटियों की डिमांड है, कुछ वैरायटियां जिनकी डिमांड नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने जो बायोफर्टिफाइड सीड है या जो हाई जिंक, आयरन, बोरॉन की जो मात्रा, उस दृष्टि से सरकार है वो फूड सिक्योरिटी को लेकर भी निश्चित रूप से प्रयास करके नए सीड जो ICR के द्वारा तैयार किए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा, वो हाई यील्ड के भी हो और गुणवत्ता वाले बीज किसान तक पहुंचे। इस दृष्टि से सरकार का लगातार प्रयास चलता है। उसमें जो 10 साल से कम की वैरायटी है उसके अंदर सरकार सपोर्ट करती है। और इसके अंदर मैं ये भी कहना, दलहन और तिलहन के अंदर है उसमें 15 साल तक की अगर उससे कम की वैरायटी है तो उसमें सरकार सब्सिडी के माध्यम से सपोर्ट करती है। और इसके अतिरिक्त अगर राज्य को लगता है कि कोई स्पेशल ऐसी फसल है जो किसान वहाँ पर यूज लेता है और वो उनको आवश्यकता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक उनको ये चीज़ बतानी होगी। भारत सरकार के पास में अगर राज्य सरकार प्रपोजल भेजता है तो RKVY योजना के तहत हम उसमें 10 साल की बनिस्बत अगर उससे अधिक की वैरायटी है तो उसको भी परमिशन देने का प्रावधान रखा गया है।
और इसमें अभी तक जो है नई वैरायटी के लिए हमारा ये है कि जिसमें 20% तक तो अभी भी यूज ले सकता है, लेकिन 20% से अधिक अगर आवश्यकता है तो फिर उसके लिए भारत सरकार से परमिशन की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार RKVY योजना के तहत प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार फर्टिलाइजर पर किसानों को सब्सिडी देकर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने देगी। निश्चित रूप से कह सकता हूं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब फर्टिलाइजर की और जिसमें DAP और यूरिया की रेट बढ़ रही थी और बढ़कर जो 1200 रुपए का बैग था और उसमें 600 रुपए की सब्सिडी थी, आज उस बैग की रेट लगभग 4000 के आसपास 4200 रुपए की है, लेकिन 2600 रुपए सब्सिडी देकर आज भी किसान को जो उस समय 1200 रुपए का बैग था, आज भी किसान को 1200 रुपए में बैग अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने आज जितना एक बैग की जगह 3 बैग के बराबर तो 2 बैग के बराबर सब्सिडी दे रही है, तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और किसानों के प्रति कमिटमेंट है और उसी की वजह से इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी ये व्यवस्था की गई है और भविष्य में भी किसान के साथ में किसी प्रकार का नरेंद्र मोदी जी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे कहीं से भी लाना होगा, हम किसानों को बराबर अवेलेबल करवाएंगे। और इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL ने इजराइल केमिकल्स लिमिटेड ICL के साथ खेती किसानी में काम वाले MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश की सप्लाई के लिए समझौता किया है। इजराइल की कंपनी 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए 6 से 6.5 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक मात्रा के साथ MOP की आपूर्ति करेगी। दोनों के बीच इस संबंध में सोमवार को नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मांडविया ने कहा कि इस समझौता देश में MOP की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और हमारे कृषक समुदाय के जीवन में सुधार आएगा। MOP खाद का प्रयोग बागवानी में काफी होता है। MOP में 50% पोटाश के साथ 46% क्लोराइड होता है। साल 2019-20 में देश में इसकी 38.12 लाख मीट्रिक टन मांग थी। मांडविया ने कहा कि भारत और इजराइल आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित एक व्यापक आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक संबंध साझा करते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ये सहयोग और इनोवेशन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। भारत और इजराइल को उर्वरक क्षेत्र मिलकर रिसर्च करनी चाहिए ताकि इससे कृषक समुदाय को लाभ हो। मांडविया ने कहा कि भारत सरकार उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उर्वरकों के उपयोग एवं पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग में सुधार के लिए इजरायली पक्ष से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि ये बड़े संतोष की बात है कि इजराइल केमिकल लिमिटेड किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च उर्वरक उपयोग दक्षता प्राप्त करने पर केंद्रित जीवन के लिए पोटाश नामक एक परियोजना के संचालन में इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL के साथ भी काम कर रहा है। इजरायली प्रतिनिधि मंडल ने भूमि और पानी की बाधाओं के बावजूद कृषि और उर्वरक क्षेत्र में देश द्वारा की गई विभिन्न तकनीकी प्रगति को देखने के लिए मांडविया को इजराइल आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर दोनों कंपनियों के अधिकारियों के अलावा उर्वरक विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए किसान समाचार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किसान सेठपाल सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमने कृषि विविधीकरण को अपनाकर अपनी आय दोगुनी की है। जहाँ तक हमारा किसान केवल गन्ना, गेहूं, धान जो ट्रेडिशनल हमारी खेती है उसको ही करता रहता था, हमने उसको विविधीकरण किया है। हमने गन्ना भी है, धान भी है, गेहूं भी है, दलहन और तिलहन का समावेश भी है। उसमें हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर को भी अपनाया है, फ्लोरिकल्चर को भी अपनाया है, बागवानी को भी अपनाया है, उसमें पशुपालन भी अपनाया है। हमारा किसान कृषि विविधीकरण को अपनाएगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, तो मेरा विचार और विश्वास है कि हम दोगुनी से ज़्यादा भी अपनी आमदनी कर सकते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाली केरल की सुषमा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे पद्मश्री पुरस्कार मिला है, क्योंकि हम घरेलू पशुओं की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम विशेष रूप से भारतीय नस्ल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये केरल की पहली नस्ल है। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय नस्ल को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी चल रहा है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। धरती के अंदर समाया पानी जो इस वक्त चूकता जा रहा है, उसको दोबारा से वापस लाना। इस बार के जल दिवस का मकसद है, सदियों से निर्मल जल का स्रोत रही नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है और भूजल स्तर लगातार घट रहा है। इन सभी समस्याओं से दुनिया को अवगत कराने और सबको जागरूक करने के लिए 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा के सभापति ने विश्व जल दिवस के अवसर पर सदन में कहा कि सभी को जल संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। सभापति ने सदस्यों से भी इस दिशा में आगे आकर प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि आइए पानी की एक एक बूंद को बचाने के अपने संकल्प को दोहराएं। हमारा देश जल संरक्षण और हमारे नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया है। हमारे गांव में सर प्रधानमंत्री जी 715 घरों में पानी नल से मिल रहा है। मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। हर घर नल से जल पहुंचने के बाद मेरे गांव के महिलाओं में खाना बनाने में उन्हें आराम मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं, जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि माताओं और बहनों के जीवन को आसान बनाने में जल जीवन मिशन अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। जन जन की भागीदारी से घर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प पूरा होगा।
एक समय था जब देश की महिलाओं को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले 2.5 वर्षों में 6 करोड़ परिवारों तक नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। और फिलहाल एक और यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए किसान समाचार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या रहा भाव। भारत को दुनिया की दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि सप्ताह के पहले दिन सोमवार को चीनी की आवक गिनी चुनी मंडियों में ही देखने को मिली। चीनी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाकनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 19 मार्च को चीनी का भाव रहा 3,760 रुपए। 21 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,760 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही मवाना मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 मार्च को चीनी का भाव था 3,740 रुपए। 21 मार्च को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 3,720 रुपए पर हुए। हालांकि पश्चिम बंगाल की बीरभूम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव स्थिर रहे। यहाँ शनिवार और सोमवार को चीनी बिना किसी फेरबदल के 4,100 रुपए पर बिकी। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को नारियल के सौदे स्थिरता के साथ हुए। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। नारियल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार केरल की कोट्टारक कारा मंडी में 19 मार्च को नारियल का भाव रहा 4,500 रुपए। 21 मार्च को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 5,000 रुपए पर जा पहुंचा। तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 19 मार्च को नारियल का भाव था 3,070 रुपए। 21 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,070 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की पोंगलूर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 21 मार्च को नारियल 1,900 रुपए पर बिका। हालांकि पोलाची मंडी में नारियल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 मार्च को नारियल का भाव था 2,350 रुपए। 21 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2,300 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के MSP में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिली खोपरा के लिए MSP को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए MSP को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान अपने खेतों का कैसे रखे ध्यान। मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात ये है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चौकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। पंजाब और हरियाणा में गन्ने की बुआई के लिए ये मौसम अनुकूल है। पश्चिमी पंजाब में उड़द और मूंग की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी पंजाब के मैदानी हिस्सों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई करें। मध्य पंजाब में कद्दू, ककड़ी, खीरा और भिंडी बोए। यहाँ इन दिनों मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में लोबिया की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा के किसान तैयार सरसों की कटाई करें। हरियाणा में गेहूं, सरसों, चने और सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी करते रहे। पूर्वी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी इलाकों में लौकी, कद्दू, तोरी, करेला और खीरे जैसी सब्जियां बोए।
वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नम इलाकों में सरसों की कटाई का काम करें। उप आर्द्रता वाले मैदानी क्षेत्र और अरावली घाटी में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान के सूखे मैदानी हिस्से में अगेती चने की कटाई का काम करें। उत्तर प्रदेश में सरसों की कटाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गन्ने की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में भी गन्ने की बुआई करें। उत्तर प्रदेश के किसान लोबिये की बुआई भी करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भिंडी की बुआई का काम करें। यहाँ जायद की मूंग और उड़द भी बोई जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। चीन में सोमवार को ही विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को मंगलवार को राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। सदन में 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। 22 मार्च को है बिहार का स्थापना दिवस। बिहार दिवस का उत्सव केवल बिहार राज्य और भारत में ही नहीं सीमित, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और त्रिनिदाद जैसे अन्य देशों में रहने वाले बिहारी प्रवासी भी इस दिन को मनाते हैं बड़े उत्साह के साथ। 64 पद्म पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्रीय समर स्मारक का किया दौरा और वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार किए थे प्रदान। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए दैनिक मामलों में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1581 नए मामले किए गए दर्ज। पिछले 24 घंटों में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 181 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लगाए जा चुके हैं कोविड टीके। बीते दिन देश भर में 30,58,879 लगाए गए कोविड टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की देश में टीकाकरण अभियान की सराहना। मनसुख मांडविया ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समन्वय से कोरोना के प्रबंधन में हुआ बेहतरीन कामकाज। दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन की धूम। पवेलियन में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग पर विचार विमर्श जारी। भारत को दुनिया में सबसे बेहतरीन और अनुकूल फिल्म शूटिंग केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मंगलवार को एक विशेष सत्र का आयोजन। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। फेमस लाल